हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर ली थी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से, उसके बाद से हम प्रोसीड करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड जुडिशरी से। ओके, तो सबसे पहले एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको जो है प्रीएम्बल वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है और कौन सा वर्ड किसके बाद आना है। और उसके बाद से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी आपको प्रीएम्बल याद होना चाहिए। प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है कि क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें प्रीएम्बल से क्वेश्चन होगा ही होगा। और ये आपके लिए कंपैरेटिवली बाकी सारी चीजों से इजी है, तो यहाँ पर आप जो है मार्क्स बहुत आसानी से गेन कर सकते हो, तो इसके लिए भी दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है वो मेनली जो है आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये चार चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी, दूसरा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चौथा डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये चार चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब हमें अथॉरिटी कौन देता है, तो अथॉरिटी देती है हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तो उस टाइम पे जो हमारे मेंबर्स थे, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, तो फिर उनको जो अथॉरिटी वो तो कैबिनेट मिशन ने दी थी, वो उन्होंने परमिशन दी थी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से आ गया, अथॉरिटी इंडिया के लोगों ने कैसे दी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपकी आर्टिकल 395 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, उसको रिपील कर दिया गया। यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सॉवरेन स्टेट नहीं देता है, मतलब उसे ब्रिटिश का डोमिनियन स्टेटस देता है, तो उस चीज को रिपील कर दिया गया था। तो यहाँ पर इंडिया जो है आर्टिकल 395 को रिपील करने के बाद एक सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक नेशन बन गया था, इसलिए अथॉरिटी कौन दे रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ ये जो अगर आप लाइन देखोगे, तो यूएसए का जो प्रीएम्बल है उसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी प्रीएम्बल का जो चलन है वो किसने शुरू किया था, यूएसए ने। तो क्या सभी जो जितने भी हमारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब में प्रीएम्बल होता है, दैट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन हम लोगों ने अडॉप्ट किया है क्योंकि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से समराइज करता है। ओके, तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अब आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic and republic। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सॉवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को पता होगी, बट स्टिल, कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976, सोशल, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब सोशल वर्ड यहाँ पर ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी थी, उस टाइम पे सोशल का मतलब जो होता था, इसका मतलब है कि आपकी जो पॉलिसीज है वो किसकी तरफ अलाइन हो रही है, जो कम्युनिज्म है उसकी तरफ अलाइन हो रही है, यानी रशिया के प्रिंसिपल की तरफ अलाइन हो रही है। तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। लेकिन ये जो है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो इंदिरा गांधी का था, इससे ज्यादा इसकी कोई बहुत ज्यादा
वो नहीं था कि इसको क्यों ऐड किया गया या फिर क्यों, ये मेनली उस टाइम पे कंट्रोवर्शियल इसकी वजह से हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे डीपीएसपीज हैं, वो हमारे इंडियन स्टेट को क्या करती हैं, वैसे भी एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जो हमारा सोशलिज्म है वो कैसा है, हमारा सोशलिज्म मेनली गांधीयन सोशलिज्म है। ओके, सो दीज आर द थिंग। तो 3 वर्ड ऐड किए गए थे एंड अभी हम देखते हैं कि इन सबकी मीनिंग क्या होगी। तो सॉवरेनिटी की जो मीनिंग है, दैट यू नो कि कोई भी स्टेट जो है दैट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ओके, यानी कोई भी स्टेट है अगर वो सॉवरेन है तो वो अपना कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए उसके किसी की अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी, तो वो होगी सॉवरेनिटी। ओके, एंड देन सोशल। सोशल का मतलब जनरली अगर आप मार्क्सिज्म वाला देखेंगे तो उसमें क्या है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एवरीथिंग, ओके, सारे पब्लिक गुड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन गांधीयन सोशलिज्म में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें। ओके, तो ये जो वर्ड है ये आपके सोशलिज्म को डिफाइन करता है। एंड देन कम्स सेक्युलर। सेक्युलर को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था, तो उसमें तो ये वर्ड नहीं यूज किया गया था। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि उस टाइम पे सेक्युलर वर्ड को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इरप्ट होती थी कि सेक्युलरिज्म का जो वेस्टर्न डेफिनेशन है वो क्या है, तो वो है आपका सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। तो बहुत सारे डिबेट हुए थे, बहुत सारे डिबेट हुए थे, तो वहां पर इस वर्ड को अवॉइड किया गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। लेकिन जब ये वर्ड यूज किया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 25 to 28 जो हमारे राइट टू रिलीजन है, ये ऑलरेडी हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, सेक्युलर डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इस वर्ड को रिपील करने की जरूरत नहीं होगी। जो आपके फर्दर केस आएंगे उसमें हम देखेंगे। ओके, लेकिन हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो कैसा है, हमारा सेक्युलरिज्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। ओके, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो भी हमारे देश में जो भी रिलीजन के नागरिक हैं उनको जो है अपने रिलीजन को स्टेट से अलग करने की जरूरत नहीं है। यानी पब्लिक ऑफिसेस में भी वो अपने रिलीजन को बियर कर सकता है, रिलीजन के मार्क्स को बियर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वन थिंग। एंड देन कम्स डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेसी का आपको पता ही है कि जो बेसिक डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी। ओके, उसके अलावा और भी डेफिनेशंस थी, लेकिन एग्जैक्टली में डेमोक्रेसी की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें होती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन टाइप। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी होती है कि जब अगर आप चाइना में जाएंगे तो वहां पर क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे वो बोलते हैं कि भाई एक ही पार्टी है उनके यहाँ। तो ओके, तो वो कहते हैं इससे हमें क्या मतलब है, हमारे यहाँ इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, और वो फ्री है और फेयर ही है, भले ही एक पार्टी वो हमें ही वोट कर रहे हैं, लेकिन हम भी क्या है, डेमोक्रेटिक नेशन है। ओके, और ऐसे ही जो हमारे मिलिट्री रेजिम है वो भी यही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होता है, तो हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। बट एक्चुअली में डेमोक्रेसी की एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं की गई है। इसीलिए क्या कहते हैं, सूडो डेमोक्रेसी और सूडो स्टेट और ऐसे कंसेप्ट जो है हमारे इमर्ज होकर आए हुए हैं। सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो अब्राहम लिंकन की होगी, और इसके अलावा नॉर्मल मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। तो दीज आर द डेफिनेशन जिसकी वजह से आप डेमोक्रेटिक नेशन को डिफाइन कर सकते हो। तो इज इंडिया ए डेमोक्रेटिक नेशन? यस, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। जो हमारा राइट टू वोट है वो डेफिनेटली इस चीज को डिराइव करता है। एंड देन कम्स रिपब्लिक।
तो रिपब्लिक क्या होता है, देखिए दो तरीके की डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है। ओके, एक होती है मोनार्की और दूसरी होती है आपका रिपब्लिक। तो मोनार्की में क्या होता है, जो आपके हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है, क्वीन या किंग है, जस्ट लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, लेकिन जो रिपब्लिक होता है उसमें आपका हेड ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, जैसे कि यूएसए में या फिर इंडिया में। अब इलेक्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली होगा, वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है दैट विल बी इलेक्टेड। ओके, सो दिस कंक्लूड योर रिपब्लिक। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट आपको पता चल गया, सॉवरेन, सोशल, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड नेक्स्ट कम आपके ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फर्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ओके, अब यहां पर जब आप देखेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, and integrity of nation. ओके, तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको नोटिस करने की जरूरत है। आपको सभी को पता है कि जो भीमराव अंबेडकर थे, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसलिए वो क्या कर सकते थे, वो लिबर्टी को पहले लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो उसका जब उनसे बोला गया तब उन्होंने बोला था कि ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई एथिक्स एंड मोरालिटी। ओके, एंड लिबर्टी कैन नॉट बी सिक्योर्ड इफ वी आर नॉट हैविंग जस्टिस। तो किसी भी स्टेट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होती है, आपकी जस्टिस। और जस्टिस कैसी होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए एंड पॉलिटिकल होनी चाहिए। डीपीएससी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपके इस जस्टिस का आर्टिकल 38, उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। उसके बाद से लिबर्टी, ये वाला जो आपका जस्टिस है ये आपका रशिया यानी यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, ये वाली पॉइंट। एंड देन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये आपका कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। एंड देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो इक्वालिटी है वो किस तरीके से डिफाइन की गई है। ओके, एंड देन फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, ठीक है। तो मतलब हमारे देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम कैसे रहेंगे, हम एक भाईचारे के साथ रहेंगे, सब में एकजुट रहेंगे, मिलकर रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश जो है वो स्ट्रांग बनेगा। ओके, जिससे हमारे देश की डिग्निटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड ये शायद एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी में भी पूछा गया था। व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी? ओके,
तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास इक्वालिटी है, ठीक है, लेकिन लिबर्टी नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो आपका इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लिबर्टी ही नहीं है काम करने की, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव को क्या कर देगा, वो मार देगा, ठीक है। अब आपके पास लिबर्टी है लेकिन इक्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा, सुपरमेसी होगी, सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे और इसमें कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, देन दे विल आस्क कि व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं, ओके, जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो एक एमिनेंट जूरिस्ट थे हमारे एन.ए. पाखियावाला, उन्होंने बोला था कि हमारा प्रियम्बल क्या है, दैट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन्होंने बोला था आइडेंटिटी कार्ड। एंड के.एम. मुंशी, इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं सर अर्नस्ट बेकर, ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट से तो इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। इन्होंने जो प्रियम्बल है उसको बहुत ही ज्यादा हाई अथॉरिटी में रखा था, और इनकी एक बुक थी दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। नाइनटीन 1951 में इन्होंने क्या किया था, प्रियम्बल को इस बुक में कोट किया था। ओके, तो ये तीन जो स्टेटमेंट है और ये तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आता है आपके केसेस, व्हाट आर द केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड और एनीथिंग। तो सबसे पहले बेरुबरी केस, तो बेरुबरी क्या था, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, ओके, तो जो रेड क्लिफ थी, रेड क्लिफ के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, तो उसमें बेरुबरी एक पार्ट था। तो जब ये क्या हुआ था, ये पार्ट क्या हुआ था, वो इंडिया के पास रह गया था, ये पाकिस्तान के पास नहीं जा पाया था। तो पाकिस्तान उसने डिमांड किया कि हमें हमारा बेरुबरी वापस करो, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला ठीक है आप अपना बेरुबरी ले जाइए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये बेरुबरी कोई एक पर्सन नहीं था, ये एक जमीन थी। ये आर्टिकल 143 की तरफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। टू सुप्रीम कोर्ट की जो डेमोक्रेसी वर्ड है इन प्रियम्बल, क्या इसके थ्रू हम जो है अपनी पावर को डिराइव करते हुए बेरुबरी जो पार्ट है वो पाकिस्तान को दे सकते हैं। तब यहाँ पर बेरुबरी केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इसके किसी भी वर्ड से आप कोई भी पावर डिराइव नहीं कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका केस हुआ था। एंड देन कम्स केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद एक सेंट थे। तो केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने अपने वर्डिक्ट को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर ये किसी भी पावर का सोर्स नहीं है, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ एनी पावर, इट इज नॉन जस्टिसिएबल।
कैन इट बी अमेंडेड? यस, इट कैन बी अमेंडेड, लेकिन अगेन क्या थी कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए। तो सो फार एज प्रियम्बल कितनी बार अमेंड किया गया है? सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वन टाइम अमेंडमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, so preamble is not the source of power, it is non justiciable, it can be amended, however it should not harm the basic structure of the constitution. Okay, so these are the important things which you need to remember. So अभी जो है, जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेट ऑफ इनैक्टमेंट। वाई इट इज 26 जनवरी 1950 is known as a republic day, and constitution, as you know, has been adopted 26 November 1949। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट डेट क्योंकि इस दिन आपका प्रियम्बल क्या हुआ था? अडॉप्ट किया गया था। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि नोटिसेबल है। 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो आखिरी सेशन होता है ना, उस टाइम पे ये सारी डिबेट चल रही थी। तो 26 जनवरी को हमारा वो डिबेट जो है खत्म हुआ था, सॉरी 26 नवंबर को हमारा वो डिबेट खत्म हुआ था। और उस दिन क्या किया गया था? हमारे प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल एनफोर्स किए गए थे। लेकिन जो हमारा रिपब्लिक डे है उसको हम लोग क्या करना चाहते थे? एक नोटिसेबल डेट देना चाहते थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 जो है हमारा रिपब्लिक डे एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? लाहौर सेशन अगर आपको पता होगा तो 1929 में हुआ था। उस टाइम पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था। ओके, और जो आपका 26 जनवरी 1930 है, उस टाइम पे हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ओके, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को एज अ रिपब्लिक डे में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर हमारे प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था। और क्यों इनैक्ट किया गया था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक क्या हुआ था? हमारी जो डिबेट थी वो हेल्ड हुई थी। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।